नमस्कार, द फिल्मी क्वेने में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगले क्वेने में आपके जो भी सवाल होंगे, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। खैर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज के दिन के अपने पहले कमेंट को। दोस्तों, पहला कमेंट प्रदीप जी का है। प्रदीप जी लिखते हैं कि भाई थलपति विजय क्या मूवी में रिटर्न करेंगे? बिग फैन, प्लीज़ रिप्लाई। मैं आपका चैनल बहुत पहले से जुड़ा हूँ। तो प्रदीप जी, इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और रही बात थलपति विजय की, तो जैसा कि आपको मालूम होगा, जननायकन उनकी आखिरी मूवी है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म के बाद थलपति विजय फिल्मों में नजर नहीं आएंगे। इनफैक्ट तमिल मीडिया ने इस चीज को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया है, तो इस चीज की अपने में कहीं ना कहीं एक वैल्यू तो रखी जाएगी। तो फिलहाल आप ये मान के चल सकते हैं कि 4 से 5 सालों तक तो थलपति विजय की कोई भी फिल्म आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थलपति विजय एक टाइम पर अपना जरूर कमबैक करेंगे और जिस समय इनका कमबैक होगा वो वाकई में धमाकेदार होगा और देखने लायक होगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि थलपति विजय जो हैं वो फिलहाल एक लंबे समय के लिए गैप तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन फिल्मों में वापसी जरूर करेंगे। बहरहाल रही बात जननायकन की, तो फिलहाल जननायकन का सेंसर सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और ये जो फिल्म है आपको जुलाई के लास्ट तक देखने को मिल सकती है। खैर इसके बाद अगला जो कमेंट है वो है प्रभास की मूवी फौजी से रिलेटेड। शिवम जी लिखते हैं कि फौजी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, स्टोरी अच्छी हुई तो कल्ट बन जाएगी। इसके अलावा मोहम्मद रेहान भी लिखते हैं कि फौजी इज अ गेम चेंजर फॉर इंडियन सिनेमा। इसका मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में हमने प्रभास की अपकमिंग फिल्मों की बात करी थी, जहां पर हमने कहा था कि प्रभास की जो आने वाली फिल्में हैं, फिर चाहे स्प्लिट 2 हो, कल्कि 2 हो या फिर सलार 2 हो, ये जो सारी फिल्में कहीं ना कहीं अपने में हजारों करोड़ प्लस का बिजनेस करने का पोटेंशियल रखती हैं, सिर्फ फौजी को छोड़कर। मैंने कहा था फौजी जो है वो 600 से 700 करोड़ वाली फिल्म नजर आ रही है। इसी चीज के अराउंड में ये सारे कमेंट आए और मैं कहीं ना कहीं इन सारे कमेंट से पूरी तरह से इत्तेफाक भी रखता हूं, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर है हनु राघवपड़ी, जिनकी लास्ट जो मूवी थी सीतारामम, वो काफी बेहतरीन फिल्म थी। और अगर फौजी उसी लेवल की निकल के आती है तो प्रभास जैसा सुपरस्टार उस फिल्म का हिस्सा है, तो बड़े आराम से वो फिल्म 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी। डेफिनेटली फिल्म की कहानी में दम होगी, इसी के चलते प्रभास ने उस फिल्म में काम करने का मन बनाया है। तो हाँ, डेफिनेटली उस फिल्म को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिल्म अपने वर्ड ऑफ माउथ के दम पर चलेगी, अपने कंटेंट के दम पर चलेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि फौजी जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं प्रभास के करियर में एक माइलस्टोन फिल्म बनने का पूरा पोटेंशियल रख रही है। सो आई एग्री विद ऑल दिस एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कि ये फिल्म उसी तरह का बिजनेस करे। बहरहाल अजय देवगन की मूवी चौहान से जुड़े हमारे पास काफी सारे कमेंट आ चुके हैं, जिसमें से हमने 2-3 कमेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें पहला जो कमेंट है वो है इमरान अहमद जी का। उन्होंने लिखा है कि अजय देवगन की मूवी चौहान का अनाउंसमेंट टीजर रिव्यू ब्रो। इसके अलावा उत्कर्ष जी लिखते हैं कि भाई चौहान के बारे में बताइए। साथ ही साथ जय एडिट्स भी लिखते हैं कि भाई चौहान मूवी का टीजर रिव्यू करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि चौहान मूवी का जो अनाउंसमेंट वीडियो निकल कर आया था उस पर मैं कोई खास वीडियो बना नहीं पाया। दरअसल मैं थोड़ा सा बाहर था, इसके चलते थोड़ा सा डिले हो गया, फिर मैंने बनाया नहीं। लेकिन फिलहाल मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अजय देवगन के ऊपर हमारा एक स्पेशल वीडियो आ रहा है, जहां पर हम चौहान मूवी पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि चौहान मूवी का जो अनाउंसमेंट वीडियो निकल कर आया है उसने पूरे सोशल मीडिया को फाड़ के रख दिया है। इनफैक्ट पोस्ट कोविड अजय देवगन की जितनी भी फिल्में आई, फिर चाहे वो सन ऑफ सरदार 2 हो, सिंघम का अगला पार्ट हो, या फिर जितनी भी फिल्में रही, उन फिल्मों का इस तरह का बज़ नहीं बन पाया जितना जितना कि चौहान ने बनाया है। और यही है प्रॉपर अजय देवगन का मार्केट। आई मीन अजय देवगन के जो फैंस है, जो ऑडियंस है, वो उनसे चाहते हैं कि वे कंटेंट डिलीवर करे, हर बार कुछ नया करे, जैसा कि वो 2008-2009 में ट्राई कर रहे थे। तो उस तरह का कुछ लेकर आए, लेकिन अजय देवगन जो है बार बार वो सीक्वल फिल्मों पर आ जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर कहूंगा कि इसमें अजय देवगन की भी गलती नहीं है। जब अजय देवगन मैदान जैसी बेहतरीन फिल्म लेकर आते हैं तो कोई भी नहीं देखता। जब वे अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, अपना फुल पोटेंशियल लगा के कोई फिल्म बनाते हैं तो उसको कोई भी नहीं देखता। इसी के चलते वो गुस्से में शायद सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2, शैतान 2, इस तरह की फिल्में करते हैं। लेकिन फिलहाल काफी लंबे समय के बाद अजय देवगन ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। चौहान मूवी का अनाउंसमेंट जो है उसने सोशल मीडिया पर सीरियसली मतलब बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। हर किसी को फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो बहुत पसंद आया। ये फिल्म आप देखना 100% बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करेगी। एंड मेरी तरफ से तो इस फिल्म को पूरी तरह से थम्स अप है ही। अनाउंसमेंट वीडियो से ये फिल्म एकदम किलिंग लग रही है, तो जबरदस्त है। बस अजय देवगन से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसी तरह की कंटेंट ड्रिवन फिल्मों पर फोकस करें और ये जो सीक्वल फिल्में उन पर ना करें, क्योंकि सीक्वल फिल्मों का आजकल जमाना है नहीं। लोग उस तरह की फिल्मों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और देखना भी पसंद नहीं करते। सो चौहान के साथ तो मैं 100% जा रहा हूँ। चौहान फिल्म बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। खैर इसके बाद अगला क्वेश्चन निदा एडवोकेट जी की तरफ से है। वे लिखते हैं कि वैसे तो पिक नहीं करते हमारा क्वेश्चन, बट आई एम आस्किंग फ्रॉम लास्ट फ्यू वीडियोस। लास्ट ने पूछा था कि उड़िया, आसामी और बंगाली कब करेंगे 100 करोड़ प्लस बिजनेस। उनके पास भी स्टार्स हैं, अच्छी कहानियां हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है, वे 100 करोड़ क्यों नहीं कर पा रही। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो सॉरी, मैं आपके कमेंट को ले नहीं पाया।
तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर चाहे उड़िया इंडस्ट्री हो, बंगाली इंडस्ट्री हो, असमी इंडस्ट्री हो, इनका मार्केट बहुत ज़्यादा सीमित है। मतलब आप देखिए अगर साउथ की फिल्में हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, तो उनको तमिल के साथ-साथ बाकी की 3 इंडस्ट्री, अगर तेलुगु फ़िल्म है तो उनको तेलुगु के साथ-साथ बाकी की 3 इंडस्ट्री, ठीक इस तरह से मतलब उनको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल पाता। साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्री इनका एक मार्केट है और मार्केट थोड़ा-सा छोटा है, जिसकी वजह से 100 करोड़ बिज़नेस अभी फ़िलहाल आ नहीं पा रहा। जिस दिन इन इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक ऐसी कहानी निकल कर आएगी जिसकी अपनी एक पैन इंडिया वैल्यू होगी, मैं नहीं कह रहा कि वो फ़िल्म पैन इंडिया बहुत बड़े लेवल पर बनाई जाए, लेकिन एक ऐसी कहानी जिसकी मतलब कहानी जो है वो वाइडर ऑडियंस को अपील करे, तो डेफिनेटली ये फ़िल्म 100 करोड़ का बिज़नेस टच करेगी। और इन इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि मतलब ऐसी फ़िल्म बनाएँ जो इनकी ग्राउंडेड हो, रीजनल कहानी हो, लेकिन साथ ही साथ एट द सेम टाइम उस फ़िल्म में कुछ ऐसी बात हो जो मतलब बाहर के ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करे, तो अब जाके जो मार्केट है बहुत अच्छे से फुलफिल होगा। 100 करोड़, 200 करोड़, मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा हिंदी बेल्ट का सपोर्ट चाहिए। और खास अगर हम साउथ से कंपेयर करें तो देखिए साउथ की जो फ़िल्में थी उनको हिंदी में देखा जा रहा था, लेकिन अभी तक उड़िया, बंगाली और असमी में उस तरह का ट्रेंड नहीं आया कि ये फ़िल्में हिंदी में आने लगे टीवी पर। जब धीरे-धीरे ये फ़िल्में टीवी पर आने लगेंगी हिंदी डब में, तो इनकी फ़िल्मों को, इनकी ऑडियंस को वाइडर रिकॉग्निशन मिलेगा। और इसके बाद जब मेकर्स कोई अच्छा-सा यूनिक अटेम्प्ट करे तो डेफिनिटली 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ वाली बात बन जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इनका उस तरह का मार्केट नहीं, इसी वजह से ये जो फ़िल्में 100 करोड़ तक नहीं पहुँच पा रही। लेकिन नो डाउट फ़िल्में तो बहुत बेहतरीन निकल के आ रही हैं। बस मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरीके इनका भी हिंदी डब रिलीज़ होना चाहिए और लोगों के पास अवेलेबल हो ताकि वो देख सकें। खैर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है मोनू बंजारा जी का। वे लिखते हैं कि शाहिद कपूर को आफ्टर कबीर सिंह कोई भी सोलो हिट क्यों नहीं मिल पा रही है, जबकि इनकी फ्लॉप फिल्मों में एक्टिंग अच्छी होती है, लाइक देवा और रोमियो, एंड अभी हाल में रिलीज हुई थी कॉकटेल 2। ठीक इसी तरह मतलब शाहिद कपूर की फिल्में आती रहती हैं। और हाँ, शाहिद कपूर अच्छा एक्टर है, मतलब उसने बार बार अपनी फिल्मों से प्रूव किया है, फिर चाहे वो हैदर हो, कमीने हो, उड़ता पंजाब हो, मतलब देखो कितना फैंटास्टिक एक्टर है। बट प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में खासकर बॉलीवुड एक्टर की जो है ना ऑडियंस पर से पकड़ छूट चुकी है। और ये बात सिर्फ शाहिद कपूर के लिए नहीं है, ये बात हर एक्टर के लिए, वरुण धवन हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, जॉन अब्राहम हो, मतलब ऑडियंस आज की तारीख में फिल्मों को ओटीटी पर देखना ज़्यादा प्रेफर कर रही है। और इस तरह के जो टियर 2 एक्टर्स हैं उनकी फिल्मों को उस तरह से ऑडियंस का सपोर्ट मिल ही नहीं पा रहा। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म बना दें या फिर उस फिल्म में कुछ अलग ही बात हो तो बात अलग है। जैसे कि कबीर सिंह के साथ हुआ, फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा हिट हो गए थे और संदीप रेड्डी वांगा थे जिसके चलते फिल्म ने हाइप बनाई, फिल्म भी अच्छी थी तो चल पड़ी। बहरहाल इसके अलावा शाहिद कपूर जो फिल्में हैं उसमें उस तरह की बात है नहीं। अभी जैसे हाल फिलहाल में हम लोगों ने कॉकटेल 2 देखी थी, मतलब आम दर्शक तो उससे बिल्कुल भी रिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं फिल्म के कंटेंट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आज की तारीख में ये जो स्टार्स हैं इनकी जो रीच है वो ऑडियंस पर से खत्म हो चुकी है। मतलब आज की तारीख में फिल्में वही चल रही है, या तो वे लार्जर देन लाइफ एक्शन फिल्में हो या फिर वो एकदम से सेंसेशन बन जाए सोशल मीडिया पर, लाइक जैसे कि अभी सैयारा बनी, इस तरह की फिल्में बनी। मतलब ऐसा नहीं हो रहा ऑन एन एवरेज की एक फिल्म आ रही है अपने कंटेंट के दम पर चल जाए। अगर ऐसा होता तो बंदर चल जाती, और अभी हाल फिलहाल में कई ऐसी फिल्में आई जो नहीं चली। सो ये सिर्फ शाहिद कपूर की बात नहीं है, ऑलमोस्ट मतलब 70 to 80% एक्टर के साथ यही है कि उनकी फिल्मों को लोग देखना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। ऑडियंस जो है वो थिएटर जाने का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बंद करती जा रही है। वे लिमिटेड फिल्मों को देखती है जहाँ पर उनको लगे कि हाँ ये जो फिल्म है थिएटर में देखने वाली है, वरना वे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि हम ओटीटी पर देखेंगे। इसी के चलते बहुत ज़्यादा बिजनेस ड्रॉप हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहरहाल इसके बाद प्रफुल जी का क्वेश्चन ये है कि एलसीयू की अगली मूवी कौन सी होगी और कब तक आएगी? देखिए जैसा कि आपको मालूम होगा, डायरेक्टर लोकेश कनगराज ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनकी अगली मूवी कैथी 2 होगी। लेकिन ये जो फिल्म है कब आएगी? ये आएगी अल्लू अर्जुन के AA 23 के बाद। फिलहाल इस समय लोकेश कनगराज अल्लू अर्जुन के साथ व्यस्त हैं। जैसे ही ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी उसके तुरंत बाद आपको कैथी 2 देखने को मिलेगी और उसके बाद में आ जाएगी विक्रम 2। खैर अगला क्वेश्चन लकी जी का है। वे लिखते हैं कि क्या प्रभास आदित्य धर के साथ कोई मूवी कर सकते हैं क्या? देखिए आदित्य धर जो है धुरंधर के बाद भाई सेंसेशन बन चुके हैं। हर किसी को इंतजार है कि धुरंधर के बाद रणवीर सिंह की अगली फिल्म कौन सी होगी। साथ ही साथ हर किसी को यह भी इंतजार है कि धुरंधर के बाद आदित्य धर की अगली फिल्म कौन सी होगी। और फिलहाल अगर आप इस समय सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिल गए होंगे, न्यूज देखने को मिल गया होगा कि फिलहाल आदित्य धर प्रभास के साथ डिस्कशन में है। और ऐसा उम्मीद है कि ये जो डिस्कशन है ये पॉजिटिव वे में जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि आपको आदित्य धर प्रभास को डायरेक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई बन चुके हैं। सो फिंगर क्रॉस्ड एंड आई होप कि आदित्य धर और प्रभास का कोलैबोरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। और बताया जा रहा है कि प्रभास के बर्थडे के दिन फिल्म को अनाउंस भी किया जाएगा। सो इस तरह की फिलहाल न्यूज तो निकल कर आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ तो कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ ऑलमोस्ट लगभग ये सारी चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। सो अगर आप प्रभास के फैन हैं तो डेफिनेटली कोलैबोरेशन होने की उम्मीद बहुत बढ़ चुकी है। खैर इसके बाद अगला क्वेश्चन जयदेव जी का है। जयदेव जी लिखते हैं कि रिसेंट टाइम में धुरंधर मूवी को छोड़कर ऐसी कौन सी मूवी है जिसने आपको शॉक वैल्यू दिया या फिर अबव द एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस मिला हो? ओके जयदेव जी, अगर आप यहाँ पर धुरंधर का नाम ना लेते तो डेफिनेटली मैं धुरंधर का नाम लेता। लेकिन आपने कहा है कि धुरंधर को छोड़कर, तो मुझे हाल फिलहाल में कई सारी ऐसी फिल्में अच्छी लगी हैं, जिसमें से एक मलयालम मूवी है बालन।
आप देखिए, मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे। फ़िल्म बहुत ज़बरदस्त है और मेरा पूरा रिकमेंडेशन है। हालाँकि उस मूवी पर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन वो जो फ़िल्म है, भाई आप बस जाके देखो, मज़ा आ जाएगा। और कहीं न कहीं मैं इसी वजह से मलयालम फ़िल्मों का फ़ैन भी हूँ। हर जो फ़िल्म है कुछ अलग एक्सपीरियंस देती है, कुछ हट के एक्सपीरियंस देती है। आप सोच नहीं पाते उस तरह की चीज़ें वो फ़िल्में प्रेज़ेंट करती हैं। तो बालन को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, ये वो फ़िल्म है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इससे पहले वो फ़िल्म मुझे पसंद आई थी, फ़िल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ, और वो भी मलयालम इंडस्ट्री से थी। क्या नाम था उसका यार? इको। इको बहुत अच्छी लगी थी। और एक मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगा, मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से एक मूवी आई थी, जिसका नाम बहुत हो रहा था, लेकिन वो मूवी मुझे पसंद नहीं आई। फ़िल्म का नाम था त्रिदम, मुझे नहीं पसंद आई थी। और हाँ, एक और मलयालम मूवी पसंद आई थी, जो जहाँ पर वो टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट था, नाम देखो मैं अभी भूल रहा हूँ। आप कमेंट में बता दीजिएगा क्या नाम था, जिसमें वो लोग जाते हैं और फँस जाते हैं टाइम ट्रैवल में, पुलिस वाले जो रहते हैं जंगल में। वो मूवी भी अच्छी लगी थी। हालाँकि उसमें कुछ स्क्रीन प्ले में या फिर थोड़ा-सा अगर क्लाइमेक्स में चीज़ें अच्छी कर दी जाती, तो वो भाई कल्ट स्टेटस ले लेती। ऑल्दो वो एक कल्ट स्टेटस है, लेकिन मेरा कहना है कि उससे भी बड़ी फ़िल्म बन जाती। बहरहाल आप ये मुझे बताइए, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि ऐसी कौन-सी फ़िल्म है धुरंधर के अलावा जिसने आपको मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया हाल-फिलहाल में? 2026 की ऐसी कोई फ़िल्म जिसको देखने के बाद आपका पूरा माइंड पूरी तरह से एकदम बौखला गया हो, ऐसा लगा हो कि भाई साहब क्या देख लिया? तो ऐसी फ़िल्म का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, ताकि मैं भी देख सकूँ। ख़ैर, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मूवीज़ टाइम का। मूवीज़ टाइम लिखते हैं कि लोकेश कनगराज शुड मेक हिज ड्रीम प्रोजेक्ट इरम्बू का ही मायावी विद रणवीर सिंह, बिकॉज़ ओनली रणवीर कैन ट्रूली जस्टिफाई लोकेश विज़न। देखिए, रणवीर सिंह ने तो भाई मुझे भी अपना फ़ैन बना दिया है। इनफैक्ट धुरंधर से पहले तक हमने भी कई सारे ऐसे वीडियो बनाए जहाँ पर मैं रणवीर सिंह को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, कह रहा था कि हाँ, उनकी चॉइसेस बहुत बुरी हैं। लेकिन धुरंधर ने पर्सनल लेवल पर मुझे रणवीर का फ़ैन बना दिया। मतलब मैं इस एक्टर को लेकर पूरी तरह से पॉज़िटिव हो चुका हूँ। ऑफ कैमरा रणवीर सिंह की कुछ ऐसी चीज़ें रहती थी जो मुझे पसंद नहीं आती थी, जिसके चलते कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैं रणवीर सिंह से दूर जा रहा था। लेकिन धुरंधर के बाद इस बंदे ने मुझे अपना फ़ैन बना लिया, और आज मैं ट्रूली इस चीज़ को कह सकता हूँ कि हाँ, रणवीर सिंह बहुत बेहतरीन एक्टर है। पहले भी मैं मानता था, लेकिन उनकी जो कुछ हरकतें थी मुझे पसंद नहीं आती थी। लेकिन फिलहाल आप देखिए, उन्होंने अपनी ऑफ स्क्रीन इमेज को भी सुधारना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था उनके लिए। और रही बात रणवीर सिंह की, तो रणवीर सिंह एक ऐसा एक्टर है जो किसी भी रोल में पूरी तरह से ढल सकता है। उस बंदे ने ट्राई किया कि शक्तिमान मिल जाए, लेकिन मुकेश खन्ना जो है उस पर केचली बाहर के बैठे हुए हैं, तो वो नहीं मिला। और इरम्बू का मायावी एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर एक सुपर हीरो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली रणवीर सिंह को भाई वो रोल, किसी भी तरह का रोल, वो पूरी तरह से खा जाएगा। तो आई टोटली एग्री विद दिस। एंड आई थिंक हाँ, लोकेश कनगराज जो है वो इस प्रोजेक्ट को उनके साथ बनाए, क्योंकि वे पहले सूर्या के साथ बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर आमिर खान का नाम सजेस्ट हुआ। फिलहाल वो उनको बनाने के इस तरह का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन रणवीर सिंह के साथ वे बनाया जा सकता है। बहरहाल, इसके बाद अगला क्वेश्चन रोलेक्स जी का है, रोलेक्स गेमर। हेलो सर, मैंने सुना है कि अक्षय कुमार और थलापति विजय सर की बायोपिक बनाने वाले हैं, क्या ये सच है? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बात में कोई भी सच्चाई होगी। और अक्षय कुमार भी अपनी जगह पर उसी लेवल के स्टार हैं। सो अक्षय कुमार किसी दूसरे एक्टर की बायोपिक में क्यों ही काम करेंगे? मतलब आप सोचिए कि 2 बड़े-बड़े स्टार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान। क्या ऐसा हो सकता है कि शाहरुख खान सलमान खान की बायोपिक में काम करें? दिस इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल, और ऐसा कोई करेगा भी नहीं। और अगर थलापति विजय की बायोपिक बनेगी भी, तो उसमें कोई न्यू एज एक्टर देखने को मिलेगा, इस तरह के पुराने एक्टर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी एक प्रेस्टीज है। वे क्यों स्क्रीन पर किसी दूसरे एक्टर को मतलब फॉलो करेंगे? अगर रणवीर कपूर ने संजय दत्त की बायोग्राफी में काम किया, तो आप देखिए, संजय दत्त जो है वो 80s में है, रणवीर कपूर अर्ली 2000 के बाद आए, तो बहुत ज़्यादा टाइम गैप हो गया, तो उन्होंने किया। और अक्षय कुमार और थलापति विजय की बात करें, तो अक्षय कुमार जो है अर्ली 90s में आए, और थलापति विजय की टाइमिंग भी अर्ली 90s ही थी, यानी कि लगभग सेम ही समय का एक्टर, तो ऐसा वो कभी करेंगे नहीं। बहरहाल, इसके बाद जूही कुमारी जी का क्वेश्चन ये है कि दृश्यम 3 500 करोड़ कमा सकती है क्या? देखिए, पिछला पार्ट जो दृश्यम का था, खासकर मैं अजय देवगन वाली बात करूँ, तो उसने शायद से 300-400 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस अच्छा है, और लोगों के बीच उस फिल्म की अपनी एक वैल्यू है, फिल्म की कल्ट फॉलोइंग है। तो डेफिनेटली अगर फिल्म मैं ग्रॉस कलेक्शन की अगर बात करूँ, तो दृश्यम 3 के लिए 500 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली वो जो फिल्म है 400 साढ़े 400 करोड़ की ऑलरेडी नजर आ रही है, और अगर फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकलता है और इसकी तरफ से पूरी तरह से एक्सेप्टेंस मिलती है, तो 500 करोड़ फिल्म के लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं। खैर, इसके बाद अगला क्वेश्चन अंकित जी का है। अंकित जी लिखते हैं, वेटिंग फॉर साईं धर्मतेज मूवी। देखिए, साईं धर्मतेज की अगली मूवी का नाम है SYG, यानी कि संगाराला येटीगट्टू। फिल्म की शूटिंग अपने फाइनल स्टेज पर है, यानी कि फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है। जो फिल्म है आपको इसी साल के अंत तक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अभिषेक जी का क्वेश्चन ये है कि वरुण तेज की अपकमिंग मूवी नहीं आ रही है क्या? देखिए, वरुण तेज की अपकमिंग मूवी आ रही है, जिसका नाम है कोरियन कनका राजू, इस तरह से कुछ का नाम है। बेसिकली इंडिया और कोरिया का जॉइंट वेंचर है। ये कोरियल जॉम्बी थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है, जो कि इंडिया के साथ साथ कोरिया में भी रिलीज होगी। फिलहाल
फिलहाल इस फिल्म की तरफ से अब तक जितना भी मटेरियल निकल कर आया है वो ठीक है, और ऐसा उम्मीद है कि वरुण तेज स्टार है ये जो फिल्म है इंडिया साथ ही साथ एज वेल एज कोरिया में अच्छा खासा बिजनेस करके दिखाएगी। सो फिंगर क्रॉस्ड इस फिल्म के लिए, लेट्स होप कि इस फिल्म के थ्रू वरुण तेज का अच्छा खासा कमबैक हो। खैर इसके बाद लवली जी का कमेंट यह है कि हिंदी फिल्म में एक नाम बताइए जो सन 2000 के बाद बनी हो, देवी देवताओं पर बनी हो, एनिमेशन फिल्म को छोड़कर हिंदी जगत में सिर्फ सीरियल ही देखने को मिलते हैं, हिंदी में सिर्फ रोमांस और भूतिया कॉमेडी फिल्में ही बनती हैं और बाकी सब कुछ भूल चुके हैं। देखिए इस कमेंट का अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगा तो पिछला हमारा एक वीडियो था जहाँ पर हमने बताया था कि साउथ में जो है इस समय फिलहाल इंडियन हिस्ट्री, इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर फिल्में बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं, जैसे कि मिराई हो, जय हनुमान हो, इस तरह की मैंने कम से कम दर्जनों फिल्मों के नाम बताए थे। तो उसी में भाई का कमेंट है कि बॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म बताइए जो इस तरह से इंस्पायर्ड हो इंडियन माइथोलॉजी से, इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है, देवी देवताओं पर बेस्ड हो। तो मुझे एक नाम याद आ रहा है, फिल्म का नाम है नक्शा, जहाँ पर आपको सनी देओल, विवेक ओबराय देखने को मिले थे, भगवान कर्ण के कवच और कुंडल के अराउंड में थी। तो फिलहाल आपने पूछा तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। फिल्म वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी लेकिन मुझे अच्छी लगी थी। खैर इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रवीण जी का है। प्रवीण जी लिखते हैं कि मुरुगन स्वामी के कैरेक्टर के लिए ना एनटीआर शूट करते हैं और ना ही अल्लू अर्जुन, बोथ डू नॉट हैव दैट डिवाइन फेस विद वॉरियर फिजिक्स। ये दोनों फिजिक्स में मैच करते हैं पर डिवाइन फेस नहीं है। आई टोटली एग्री, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर आप डिवाइन फेस की बात करें तो फिलहाल मेरे सामने एक ही एक्टर नजर आता है, वो है महेश बाबू। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जुनैन एनटीआर जो है वो इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले करेंगे। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है जुनैन एनटीआर और त्रिविक्रम का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है गॉड ऑफ वॉर की, उस पर भाई का कहना है कि मुरुगन स्वामी के कैरेक्टर के लिए जूनियर एनटीआर और अल्लू अर्जुन दोनों ही सूट नहीं करते। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट करते हैं, जूनियर एनटीआर को मतलब उस तरह से तैयार किया जाएगा कि वे इस किरदार में अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे और इस किरदार को याद रखा जाएगा। बहरहाल इसके बाद अगला क्वेश्चन अमन नेगी का है। अमन नेगी लिखते हैं कि सर एक वीडियो एक्टर कुंचुक बोगन पर बनाइए। हाँ यार, ये जो एक्टर है मलयालम इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट एक्टर है, 90s से काम कर रहा है, लेकिन हमने मलयालम इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी एक्टर की बात करी लेकिन कभी भी कुंचुकु बोगन पर बात नहीं करी है। ठीक है, मैं इन पर एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। बहरहाल इसके बाद अगला जो कमेंट है वो है प्रियांश झा का। वे लिखते हैं कि प्रोपोगेंडा मूवी है। देखिए ये जो कमेंट है ये लाहौर 1947 वाले वीडियो पर आया है और इनका कहना है कि लाहौर 1947 जो है एक प्रोपोगेंडा मूवी है। देखिए अभी इनिशियल स्टेज पर ऐसा नहीं कह सकते, और आपको तो मालूम ही होगा कि ये जो मूवी है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जामिया नहीं इस नाटक पर बेस्ड है। इस नाटक को पाकिस्तान में पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। तो अभी फिलहाल मैं भी इसी तरह की बात कह रहा था कि मतलब यहाँ जो फिल्म है कहीं ऐसा ना कर दे कि हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करने लगे और सनी देओल की जो आइडेंटिटी है उससे पूरी तरह से क्रैश हो जाए, कॉन्ट्रास्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तो फिलहाल इसके अराउंड में चल रही है, लेकिन प्रोपोगेंडा तो नहीं होगा, इतना मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि अगर इसमें एक प्रोपोगेंडा होता, ठीक है, तो फिर इसे पाकिस्तान में बैन क्यों किया जाता, क्योंकि यहाँ पर आप ये समझिए कि एक ऐसा नाटक पर आधारित है जिसको ऑलरेडी पाकिस्तान में बैन करके रखा है। उनका ऐसा मानना था कि ये जो फिल्म है ये हमारी छवि को खराब कर रही है। तो डेफिनेटली इस फिल्म में कुछ अलग बात तो होगी। अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पर हम इसे एक प्रोपोगेंडा नहीं कह सकते। लेट्स वेट एंड वॉच कैसी ये फिल्म निकल कर आती है। वैसे आपको बता दूं एक ऐसी कहानी है जिसमें इंडियन मुस्लिम जो है पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में उसे जो हवेली अलॉट होती है वहां पर वो पाता है कि एक बुढ़िया जो कि हिंदू है वो अपना घर छोड़ के ही नहीं गई। इसी कारण में एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात की जाएगी। तो बेसिकली ये इस फिल्म का एक कोर थॉट है, कोर ड्रामा है। तो देखते हैं किस तरह से फिल्म को क्या ट्रीटमेंट देता है, सनी देओल की जो इमेज है उसको किस तरह से रखा जाता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। बहरहाल प्रोपोगेंडा क्या ही इसमें कर लेंगे वो लोग। बहरहाल इसके अलावा अगला जो कमेंट है वो है इमताज खान जी का। वे लिखते हैं साउथ वर्सेस बॉलीवुड के एक्टर का कंपैरिजन वीडियो सीरीज डिसकंटिन्यू क्यों कर दी। देखिए जब मैं इस सीरीज पर वीडियो बना रहा था तो लोग इसको बहुत ही अलग वे में ले रहे थे। मतलब मैं यहाँ पर दो एक्टर, एक नॉर्थ से और एक साउथ से, उन दोनों की सिमिलरिटीज की बात कर रहा था, लेकिन मुझे किस तरह के कमेंट आ रहे थे कि भाई तुम सनी देओल को बालाकृष्णा से कैसे कंपेयर कर सकते हो, या फिर अक्षय कुमार को तुम रवि तेजा से कैसे कंपेयर कर सकते हो। देखो मैं वहाँ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर करना अलग बात होती है और दोनों एक्टर में सिमिलरिटी निकालना अलग बात होती है। तो मैं कुछ पॉइंट के बेसिस पर उस सीरीज में सिमिलरिटीज निकाल रहा था, तो जिसको लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया, आई गेस उन्होंने उसको थोड़ा सा गलत वे में लिया। इसी के चलते मैंने उस सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया था। हालांकि उसमें व्यूज काफी अच्छे आ रहे थे, बट मैंने सोचा है कि उस सीरीज में एक वीडियो लेकर आऊंगा और ये जो वीडियो होगा ये होगा सनी देओल वर्सेस विजयकांत का। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इन दो एक्टर में अच्छी खासी सिमिलरिटीज निकाली जा सकती है, तो मैं ये वीडियो प्लान कर रहा हूँ। बहरहाल आज के दिन का जो अपना लास्ट कमेंट है वो सलमान भाई के ऊपर है। लिखा है कि सलमान खान की अपकमिंग मूवी एंड प्लीज टेल मी योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे विल बिकम ब्लॉकबस्टर और नॉट, एंड व्हाट अबाउट विष्णुवर्धन। देखिए सबसे पहले अगर विष्णुवर्धन की बात करें तो आपको मालूम होगा ये जो फिल्म में सेल्ड हो चुकी है। पहले ये फिल्म शेरशाह के डायरेक्टर के साथ बनने वाली थी, फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन बात बन नहीं पाई और ये फिल्म हो गई सेल्ड। अब सलमान खान की जो अगली मूवी है उसका नाम है बैटल ऑफ गलवान, और बैटल ऑफ गलवान जो है उसको लेकर चीजें ठीक नहीं चल रही। मतलब फिल्म के नाम को चेंज करके मातृभूमि करना पड़ा, साथ ही साथ फिल्म के अराउंड में जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फिल्म की हाइप को डे बाई डे डाउन करती जा रही थी। तो सलमान भाई की इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है। अगर ये फिल्म को
अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो फेयर इनफ होगा। बहरहाल इस फिल्म से ज़्यादा मुझे उम्मीद है SVC 63 के लिए, जो कि सलमान खान और वामसी पेद्दीपल्ली की अपकमिंग मूवी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म है ये कहीं ना कहीं सलमान खान की जो वापसी करेगी, सलमान खान की जो फैमिली ऑडियंस के बीच में जो एक कोर ऑडियंस है ना, जिनको वो हमेशा से अपनी फिल्मों से ट्रीट करते हैं, ये जो फिल्म है उसी लेवल की निकल के आने वाली, जिसको फैमिली ऑडियंस साथ ही साथ भाईजान के जो फैन है वो इस फिल्म को बहुत अच्छे से पसंद करेंगे। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में विलन हो सकते हैं, साथ ही साथ अरविंद स्वामी इस फिल्म का हिस्सा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो फिल्म है आपको ईद 2027 में देखने को मिलेगी। और ईद ईद के आसपास ही प्रभास की मूवी स्पिरिट भी आ रही है, यानी कि आप एक तरह से देख लीजिए कि इस बार जो है प्रभास की मूवी स्पिरिट और सलमान खान की मूवी ये SVC 63 का क्लैश होगा। और क्लैश नहीं होगा, 2-4 दिन का आगे पीछे, क्योंकि स्पिरिट की डेट है 5 मार्च और आई गेस ईद जो है वो 10 या 9 को है, तो इस तरह से होगा। लेकिन एक ये चीज़ होगा कि दोनों फिल्मों के मार्केट में एक काइंड ऑफ होल्ड लगी रहेगी कि कौन सी फिल्म ज़्यादा बिजनेस करती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सलमान खान जो है एक बड़ा स्टार है और उसका एक अच्छा खासा अपना एक मार्केट है, तो अगर सलमान खान की फिल्म वाकई में अच्छी निकल के आती है ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने प्रभास है कि कौन है। तो सलमान खान का अपना एक मार्केट है और सलमान खान इस ईद पर अपनी पिक्चर ला रहे हैं तो ला रहे हैं। एंड आई थिंक ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाई करेगी और वामसी पेद्दीपल्ली साथ ही साथ सलमान खान दोनों को अच्छा खासा कमबैक देगी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल मुझे 500 करोड़ प्लस का नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि आगे इस फिल्म से जिस तरह से टीजर ट्रेलर निकल कर आता है उसके बाद ही कुछ और हम डिटेल में बात कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इस ईद आप ये मान के चलिए सलमान खान वर्सेस प्रभास होगा और ये काफी बड़े स्तर पर होगा। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ये आज का हमारा स्पेशल वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।